So, welcome back to Dhamma Desna session, everyone. Today we have Bhikkhuni Sakya Dhammadina with us. She has done MA in Buddhist studies. She is a gold medalist in Abhidhamma philosophy. She is preparing for her PhD admission this year. She is ordained with Buddha Chatuparisha Foundation, which is in Thailand. She is from Haryana in India. So, Aya Sakya Dhammadina, we welcome you to Ana Vihara, and we are requesting on the behalf of all the members, I like to request you for Dhammadesna. Thank you. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को सबसे पहले 3 बार वंदन करते हैं। इसके पश्चात सभी महापुरुषों को, और आज जो विशेष महीना हम लोग मार्च में मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स मंथ, इसमें सभी महापुरुषों को ही नहीं बल्कि महामहिलाओं को भी 3 बार वंदन है और आजीवन उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति सम्मान हमेशा हृदय से निकलता रहेगा। और आज आप सभी को जो इस ऑनलाइन विहार में जुड़े हैं, आप सभी को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो कि अभी 8 मार्च को है, और ये पूरा मंथ हम उसको इंटरनेशनल वुमेन्स मंथ के नाम से मनाते हैं। इसके आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। और जितनी भी महिलाएं यहाँ जुड़ी हैं, वे अपने अपने क्षेत्र में जिस भी कार्य में वे लगी हैं, मैं जानती हूँ वो पूरी सक्षमता से उस कार्य को कर रही होंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत साधुवाद। और जो आना है, अम्बेडकराइज्ड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये ऑनलाइन विहार जो इन्होंने शुरू किया है, हर संडे को ये एक ऑनलाइन धम्मदेशना रखते हैं, अलग अलग गेस्ट स्पीकर्स को बुलाते हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत साधुवाद है कि आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम हर साल, जब से हम लोगों को नॉलेज आया या हम लोगों को पता चला कि 8 मार्च जो है महिला दिवस के नाम से मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाया जाता है, तो तब से हम लोग महिलाओं के बारे में चर्चा करते हैं। ये एक दिन, विशेष दिन इसलिए होता है कि हम लोग महिलाओं के बारे में चर्चा कर सकें, कि महिलाओं के प्रति हम लोग सम्मान प्रकट कर सकें, महिलाओं के प्रति अपना प्रेम भाव जो है वो प्रकट कर सकें, कृतज्ञता प्रकट कर सकें। साथ ही साथ हम हर महिला दिवस पर उन महिलाओं की उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा करते हैं, जिन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो सोशल सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, या चाहे कोई भी राजनीतिक क्षेत्र से लेकर तकनीकी क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाई हुई है और वो लगातार विकास कर रहे हैं, तो उनकी उपलब्धियों की चर्चा हम लोग हर साल करते हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि इतनी आसानी से उनको ये सब नहीं मिला है, ये हम भी जानते हैं, तो जिन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, उन कठिनाइयों की भी चर्चा करते हैं कि यदि हमारे जीवन में भी कठिनाइयां हैं और हम लोग मायूस होकर, निराशावादी होकर हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग उनके जीवन से प्रेरणा ले सके हर साल इस पे चर्चा करके, और प्रेरणा लेकर के हम लोग जो है उनके मार्गदर्शन पर चल करके हम लोग भी उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकें। तो हम जानते हैं कि हर साल हम लोग 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं और इन्हीं सब चीजों की चर्चा हमेशा की जाती है, उनके सम्मान, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, प्रेम भाव प्रकट करने के लिए। तो ये सब चीजें हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन शायद ही हम लोगों में से, अगर किसी लोगों ने रिसर्च की होगी या कोई लोग जानते होंगे, लेकिन शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं। या फिर इससे पहले मैं एक सवाल करूं, तो राष्ट्रीय महिला दिवस मीन्स नेशनल, इंडिया का नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? क्या किसी को पता है यहाँ पर? आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा, मुझे लगता है। तो पहले हम नेशनल वुमेन्स डे पर चर्चा करते हैं, जिसके सिर्फ इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का नेशनल वुमेन्स डे आता है 13 फेब को, 13 फरवरी को आता है। और उसको किसकी याद में मनाया जाता है? सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू का नाम सभी ने सुना होगा। वो पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। जब वो फर्स्ट गवर्नर थी, तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए, जैसे कि बाबा साहेब का है, या और भी जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बड़े नेता भी हुए, सामाजिक क्षेत्र में हुए, सभी के जन्मदिन पर किसी न किसी एक थीम दी जाती है। तो सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला राज्यपाल बनी उत्तर प्रदेश की, इसलिए उनके जन्मदिन को भारत का नेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को।
लेकिन हम लोग ज्यादा 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, वो है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वुमेन्स डे है। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों किया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, पहले मैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ में। तो पहला हम 1908, आज से लगभग 100 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, 100, 124 साल हो चुके हैं, 114 साल। तो 1908 की बात है, न्यूयॉर्क में, मेरी मैथ शायद कमजोर होगी, तो न्यूयॉर्क की बात है अमेरिका में। और अभी मुझे लगता है इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं अमेरिका से ही जुड़े हैं। तो न्यूयॉर्क की बात है, न्यूयॉर्क में, क्योंकि जैसे यहाँ पर महिलाओं को बहुत सारे अधिकार नहीं थे, हम जानते हैं हमें बाबा साहेब की वजह से अधिकार मिले, ऐसे ही न्यूयॉर्क में भी महिलाओं को कुछ अधिकार नहीं थे, और उन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए 15,000 महिलाएं सड़कों पर आ गई आंदोलन करने के लिए। और उनका विषय क्या था, उनका टॉपिक क्या था, उनका टॉपिक था कि हमारे जो काम के घंटे हैं वो कम कर दिए जाएं। जैसे हम यहाँ भी जानते हैं पहले 12 घंटे 14 घंटे काम होता था, बाबा साहेब ने हमें 8 घंटे काम करने के लिए दिया, और हफ्ते में छुट्टी भी दी। इसी तरह से वहां भी काम के घंटे ज्यादा थे, और उनका जो पेमेंट था, उनकी जो तनख्वाह थी वो कम थी। और हम हमेशा देखते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, सरकारी क्षेत्र को छोड़कर अगर आप प्राइवेट में जाते हैं, तो जितनी पुरुषों की तनख्वाह होती है उससे कम हमेशा महिलाओं की तनख्वाह होती है, चाहे वो उसके बराबर उसी पद पर आसीन क्यों ना हो, उसी पोजीशन पर क्यों ना हो, लेकिन महिलाओं की तनख्वाह हमेशा कम रखी जाती है। तो ऐसा ही वहां पर था, और साथ ही साथ उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं। तो उनकी 3 मांगे थी कि एक तो हमारे काम के घंटे कम किए जाएं, दूसरा हमें बेहतर तनख्वाह दी जाए, और तीसरा हमें वोट देने का, मत देने का अधिकार दिया जाए। सरकार ने, वहां की जो सरकार थी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इसको अलाउ भी किया, परमिट भी किया उनको, और ये सारे अधिकार जो वो मांग रहे थे उनको दे भी दिया। तो ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई महिलाओं की कि उन्होंने अपने लिए संघर्ष किया और उन्होंने इस चीज को प्राप्त भी किया। लेकिन दूसरी चीज जो थी, ये तो 1908 में हो गया, लेकिन एक साल बाद 1909 में, क्योंकि इसकी डेट जो थी वो फिक्स नहीं थी, इसकी डेट 28 फरवरी उनके कैलेंडर के हिसाब से, जो उस समय जूलियन कैलेंडर वहां चलता था उसके हिसाब से 28 फरवरी था, तो डेट फिक्स नहीं थी। 1909 में एक साल बाद एक एडवोकेट थी जो कि महिलाओं के अधिकारों के लिए वहां लड़ती थी, और एक वो सोशल एक्टिविस्ट भी थी। तो 1909 में क्लारा जेटकिन नाम था उनका। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस दिन को जो है वुमेन्स डे के नाम से मनाया जाए। तो 1909 में 1900 इसके एक साल बाद 1910 में उन्होंने अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन। उन्होंने सारे देशों की महिलाओं को आमंत्रित किया, वहां पर 100 के करीब महिलाएं थी, और 17 कंट्रीज से, 17 देशों से वहां महिलाएं उपस्थित हुई। तो जब उन्होंने अपना प्रस्ताव उनके सामने रखा कि क्यों ना हम एक महिला दिवस के नाम से इसको मनाएं, सभी महिलाओं ने उस पर सहमति जताई। और फिर उसके एक साल बाद 1911 में 4 देशों में इसे इंटरनेशनल विमेन्स डे के नाम से मनाया गया, लेकिन अभी भी डेट फिक्स नहीं थी। मना लेते थे 28 फरवरी को किसी भी तरीके से, तो डेट फिक्स नहीं थी। तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, ये 4 देशों ने इसको सबसे पहले सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। फिर एक क्रांति हुई, एक और क्रांति कहाँ हुई, रशिया में, जो आज हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंडीशन रशिया की, किस तरह से वो यूक्रेन पर हमला किया हुआ है। तो उस समय वहां पर महिलाओं ने हमला किया था, महिलाओं ने आंदोलन किया था 1917 में, 1917 में। और उनकी डिमांड क्या थी, उन्होंने सिर्फ एक चीज रखी थी, रोटी और वोट। रोटी और एक चीज रखी थी उन्होंने, 1 मिनट मैं भूल गई हूँ शायद, रोटी और शांति, ब्रेड एंड पीस। और रोटी और शांति का मतलब उनका यही था कि हमें भी वोट करने का अधिकार चाहिए, हमें भी शांति चाहिए। तो रोटी और शांति उन्होंने टॉपिक रखा, और 8 मार्च को 1917 में उन्होंने रूस में एक आंदोलन किया, और वहां की जो उस समय की वर्तमान प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी उसने उसको अलाउ किया, वोट करने के महिलाओं को अधिकार दिया, और 1917 में वो परमिट हो गया। तब से 8 मार्च को ही महिला दिवस के नाम से, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से मनाया जाने लगा। अमेरिका ने भी इसे परमिशन दी 1975 में, ऑफिशियली 1975 में ऑफिशियली इसको सेलिब्रेट किया यूनाइटेड नेशंस ने। लेकिन सेलिब्रेट करते गए कई सालों तक, लेकिन अब उन्हें लगा कि कोई थीम होनी चाहिए, क्योंकि हर साल सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन में
वही चीजें हैं कि विमेन्स ने क्या क्या अचीव कर लिया है, हम उसके बारे में बता रहे हैं, क्या क्या अचीव करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं, जो जो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो 1996 में सबसे पहला उन्होंने थीम रखा और थीम के बेसिस पर ही हर साल वो चलता आ रहा है। हर साल एक थीम होती है उनकी यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर, और उसी के ऊपर उनका जो प्रोग्राम होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल की जो थीम है उनकी, वो कोई बता पाएगा कि क्या थीम है? शायद किसी ने भी स्टडी ना किया हो। तो इस साल 2022 की यूनाइटेड नेशंस की थीम है इस बार, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। एक स्थिर कल के लिए, यदि हमें महिलाओं की स्थिति में जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, यदि हमें उसकी स्थिति को सस्टेनेबल बनाना है, स्थिर बनाना है, तो उसके लिए आज ही हमें समलैंगिकता को अपनाना होगा। जेंडर इक्वालिटी को, कि महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं है, उसको अपनाना होगा। तो जो जेंडर इक्वालिटी अगर आज हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो कल है, हमारा जो आने वाला कल है, वो सस्टेनेबल होगा। यह आज की इस साल की थीम है। अब इसमें एक सवाल आता है, क्योंकि इस ऑनलाइन विहार में मुझे लगता है बहुत सारे जेंट्स भी जुड़े हैं और सभी को होगा कि इंटरनेशनल विमेंस डे तो मनाया जाता है, क्या इंटरनेशनल मेन डे भी मनाया जाता है? बिल्कुल मनाया जाता है। इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है 19th ऑफ नवंबर को। आप सभी नोट कर लीजिए डेट, ताकि नेक्स्ट टाइम आप सेलिब्रेट कर सके इसको। तो 19th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। हालांकि 1990 तक ये सेलिब्रेट किया गया, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में नहीं आया। महिलाओं का इसलिए प्रचार प्रसार में आता रहा क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा है। हम लोग जानते ही हैं उनकी कंडीशन शुरू से कैसे रही है और कैसे वो इतना कुछ अचीव कर पाए हैं। तो जेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम होती है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग जो जो जितने भी मेल यहाँ जुड़े हैं, कि आप लोग किसी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते हैं। आप लोगों के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फैमिली के सर्वाइवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की, बिजनेस है तो लॉस हो रहा है, फैमिली है, पेरेंट्स है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये आता है कि विमेन की जो कंडीशंस रही है इन द पास्ट, अतीत में जो भी हम देखते हैं भूतकाल में, महिलाओं की जो स्थिति रही है, महिलाओं की स्थिति ऐसी होने का कारण पुरुष हुआ करते थे। लेकिन पुरुषों की अगर कहीं स्थिति किसी कारण से खराब रही है, तो उसका कारण कभी भी महिलाएं नहीं हुई। उसका कारण उनकी खुद की जो स्थिति है, आसपास की भौगोलिक स्थिति है, या आसपास के जो भी परिवार संबंधी जितने भी हैं, वो मैटर करती है। लेकिन महिलाओं के कारण कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी महिला के कारण किसी पुरुष को जो है इस तरह से दबे कुचले हैरेसमेंट में रहना पड़ा हो, या किसी भी तरीके से उसको नीचे रहना पड़ा हो। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि महिलाओं के ही इसलिए गुणगान किए जाते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि महिलाओं में इतनी पावर होती है कि वो इतना कुछ एक्सप्लॉइट और इतना हैरेसमेंट और इतनी सारी कुप्रथाएं होने के बाद भी पास्ट में वो आज इतना ऊपर उठ कर आई हैं कि वो सभी क्षेत्रों में बराबर काम कर रही है। दूसरी जरूरत पहले तो यही मुझे लगता है कि इसको हमें सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए, पहले ये सवाल आना चाहिए कि हमें क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए। हम लोग ठीक है, हम वुमेन्स का जो है अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑलवेज हम उनका जो ट्रबल्स उन्होंने फेस किया उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट आता है कि आज बहुत बड़ा उदाहरण है, पिछले 2 साल से हम लोग जानते हैं कि पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड जो है कोरोना की महामारी से घिरा हुआ था। हम लोग सभी जानते हैं कोरोना की महामारी में बहुत लोगों की जान चली गई, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत लोगों का बिजनेस में भी घाटा हुआ। ऐसे समय में बहुत सारी महिलाओं ने बहुत सारे पुरुषों का हाथ बांटा। अब आप ये सोचिए कि ऐसे महामारी के समय में यदि महिलाएं सक्षम नहीं होती, तो बहुत सारे ऐसे परिवार जो बच पाए हैं केवल महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट की वजह से, वो आज ना बच पाते, शायद आज वो हमारे बीच में ना होते। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे कि एक उपासिका है हमारी, वो कपड़े सिलती हैं और कपड़े सभी को जरूरत होती है, 12 महीने जरूरत होती है, कोरोना हो या ना हो, क्योंकि अपने शरीर को सर्दी गर्मी कीड़े मकोड़े सभी से बचाना है, तो इसलिए हमें कपड़ों की जरूरत होती है। और उनके हस्बैंड जो थे वो इंजीनियर थे, प्राइवेट जॉब करते थे। तो कोरोना काल में उनका काम बंद हो गया, उनकी जॉब छूट गई, 2 साल उन्होंने जॉब नहीं की। लेकिन वो महिला ने खुद ही कपड़े सिलकर जो है घर चलाया पूरा, और वो इतनी सक्षम हो गई और टैलेंट भी उसका निखर कर आया कि वो ये कर सकती थी करके।
तो इसलिए हम हमेशा जब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो सबसे मेन पॉइंट है कि क्यों ज़रूरत है महिलाओं की शक्तियों के बारे में बात करने के लिए? क्या महिलाएँ शक्तिशाली हैं या नहीं हैं? क्या उन्हें शक्तिशाली बनाना ज़रूरी है या नहीं है? ये पहले हमें इससे पहले ये जानना चाहिए कि आखिर क्यों हम लोग बात कर रहे हैं? तो हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि महिलाएँ ही हमेशा से पुरुषों के साथ रही हैं। अगर पुरुष इतना आगे बढ़ पाए हैं, तो केवल महिलाओं की वजह से, चाहे वो पढ़ी-लिखी महिलाएँ हों, चाहे वो अनपढ़ महिलाएँ हों। अब जैसे बात भी की जाती है कि एक पुरुष जो होता है वो जीवन भर एक अनपढ़ महिला के साथ रह सकता है, लेकिन एक पढ़ी-लिखी महिला जो है वो एक अनपढ़ पुरुष के साथ नहीं रह सकती। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप ये भी देखिए कि कितने सालों से जो पढ़ी-लिखी अशिक्षित महिलाएँ जो रही हैं घरों में, गाँव में, उन्होंने घर परिवार को कितने अच्छे से सँभाला है, ये भी उनके गुणगान जो है उनकी क्वालिटीज़ जो है ये कम नहीं है। तो महिलाओं के बारे में जब हम बात करते हैं, हम हर साल महिलाओं के बारे में बात करते हैं, तो ना केवल उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, बल्कि हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर ये क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाएँ हर समय पुरुषों के साथ अपने, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, तीनों के साथ में वो हमेशा खड़ी रहती हैं और हमेशा उनके साथ में खड़े रहने के कारण हमें उनकी उपलब्धियों के बारे में और जो-जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की है, ताकि दूसरों को प्रेरणा दे सकें, इसके बारे में हमें चर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपने जाना कि आखिर विमेन्स डे का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो इतिहास उनका क्या रहा? यही उनका इतिहास रहा है कि किस तरह से ये स्टार्ट हुआ और किस तरह से महिलाओं ने आंदोलन करके अपनी बातों को मनवाया और वोट देने का अधिकार दिया। आज भारत की महिलाएं नहीं जानती है इस संघर्ष को, और उसका कारण सिर्फ यही है कि भारत की महिलाओं को वोट देने का अधिकार लेने के लिए सड़कों पर आंदोलन नहीं करना पड़ा। ये तो बाबा साहेब की देन थी कि उन्होंने हमें सारे अधिकार बिन मांगे ही दे दिए। बिना मांगे उन्होंने अधिकार दे दिए, जबकि वहां पर देखिए कि वो वर्किंग वुमेन थी, जो भी महिलाएं थी वो काम करती थी, इसका मतलब काम कर रही हैं ऑफिस में, तो वो पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी, शिक्षित होंगी, और शिक्षित होने के बाद भी उन्होंने जो है उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने स्वयं से अपने लिए लड़ाई लड़ी और वोट करने का अधिकार उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन हमारे यहाँ पर महिलाएं शिक्षित उस समय नहीं थी बहुत ज्यादा, और शिक्षा की कमी होने के कारण जो है उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो ये बाबा साहेब के देने की महिलाओं को बराबर रखा। तो पहला यही हमें इतिहास जानना है कि आखिर महिला दिवस कहाँ से शुरू हुआ और क्यों मनाया जाता है। ना केवल इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमें मनाना चाहिए, बल्कि नेशनल वुमेन्स डे को भी हमें पहचानना चाहिए कि नेशनल वुमेन्स डे कब और क्यों मनाया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो महिलाओं की क्वालिटीज की, कि हम लोग सभी जानते हैं कि महिलाओं में बहुत क्वालिटीज होती है। एक वर्ड अभी बहुत आपने सुना होगा, फेमिनिज्म शब्द आता है हमेशा। फेमिनिज्म कई बार इसको गलत अर्थों में लिया जाता है। फेमिनिज्म लोग सोचते हैं कि महिलाओं को स्ट्रांग बनाना है, विमेन्स को स्ट्रांग बनाना है, दे शुड मतलब स्ट्रेंथ होनी चाहिए उनके अंदर। तो इसीलिए हम लोग फेमिनिज्म वर्ड का प्रयोग करते हैं कि हाँ, फेमिनिज्म जो है इज टू मेक वुमेन स्ट्रांग, बट आई डोंट थिंक सो इट इज करेक्ट। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी सही है। आई थिंक इट इज रॉन्ग, बिकॉज वुमेन्स आर ऑलरेडी स्ट्रांग। महिलाएं पहले से ही शक्तिशाली हैं, पहले से ही ताकतवर हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पुरुषों से कई बेहतर हैं। जितना पेशेंस, जितना टॉलरेंस, सहन शक्ति, धैर्य महिला के अंदर होता है, उतना पुरुषों के अंदर नहीं होता है। तो वो शक्तिशाली ऑलरेडी है। जितना दर्द महिला एक बच्चे को जन्म देते समय सह लेती है, उतना दर्द पुरुष नहीं सह सकता है। तो हमें जानते हैं कि शारीरिक रूप से, फिजिकली भी और मेंटली भी women आर स्ट्रॉन्ग, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। तो फेमिनिज्म सिर्फ ये है कि हम लोगों का नजरिया बदल सकते। फेमिनिज्म इज नॉट अ वे टू मेक women strong, but it is a way so that we can change the view of the people, how they see the women are। लोग कैसे देखते हैं कि महिलाओं को किस रूप में देखते हैं, हमें उनका नजरिया बदलना है। अगर वो सोचते हैं महिलाएं स्ट्रांग नहीं है, तो हमें स्ट्रांग बनकर नहीं दिखाना है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी स्ट्रांग। हमें ये दिखाना है उनको कि हम लोग पहले से स्ट्रांग है, बस तुम्हें अपना नजरिया बदलना है। तो आज महिला सशक्तिकरण को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं। हमें उन्हें पहचान कराना है कि तुम पहले से ही शक्तिशाली हो, यू आर ऑलरेडी स्ट्रांग, यू हैव स्ट्रेंथ। बस आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लोगों का नजरिया बदल सकें। हमें क्या लगता है कि जो महिलाएं, हम ये नहीं कहते हैं कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है वो महिला दिवस सेलिब्रेट नहीं कर सकती हैं। एवरी वुमेन, हर महिला जो है महिला दिवस को सेलिब्रेट कर सकती है,
चाहे वो अशिक्षित हो, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो नौकरी करती हो, चाहे वो गृहस्थी में रहकर बच्चे और पति की सेवा करती हो, परिवार की सेवा करती हो, सभी महिलाएं हकदार हैं, क्योंकि हर महिला कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में एक शक्ति का रूप है। घर बार को संभालना भी आसान नहीं है। हम ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि घर में जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तो जो महिला होती है वो बाहर नौकरी करके पैसा भी कमाती है और साथ ही साथ में वो बच्चों को भी पाल सकती है। लेकिन अगर एक घर में महिला की मृत्यु हो जाती है, तो पुरुष जो होता है वो बेशक बाहर नौकरी करके, व्यवसाय करके पैसा तो कमा सकता है, लेकिन वो घर में जिस तरह से परवरिश, जिस तरह से संस्कार बच्चों को देने चाहिए, वो नहीं दे पाता है। तो हम यहीं से जानते हैं कि महिलाएं कोई भी हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, चाहे गृहस्थी संभालने वाली हो या कोई वर्किंग वुमेन हो, तो सभी जो है इक्वली जो है स्ट्रांग है, सभी एक एक समान है, सभी ताकतवर है, सभी शक्तिशाली है और सभी को वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का हक है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि महिलाओं के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट पावर हम उसको कह सकते हैं। जो चीजें पुरुष कर सकते हैं वही चीजें महिलाएं कर तो रही हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि पुरुष उसको हार्ड पावर से करते हैं और महिलाएं जो है उसको सॉफ्ट पावर से करती हैं। अब हम ये भी इसका उदाहरण देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जितने भी युद्ध हुए हैं आज तक, जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, क्या आपने कभी देखा कि युद्ध जो है महिलाओं ने करवाए हैं? महिलाएं घर में तो युद्ध कर सकती हैं, सास से, जेठानी से, देवरानी से, इन लॉज से, छोटे छोटे बातों पर, जो पुरुष नहीं करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, जो विश्व युद्ध हो रहे हैं, चाहे आज हम रूस की बात करें, यूक्रेन की बात करें या किसी अन्य देश की बात करें, इससे पहले भी वर्ल्ड वॉर हुए हैं, तो जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं, तो आपने कभी सुना कि किसी महिला ने विश्व युद्ध करवाया हो? नहीं। महिला कभी किसी की हत्या नहीं कर सकती। बहुत ही आपको कम संख्या मिलेगा कि महिला ने कभी किसी की हत्या की हो, और उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि महिला एक बच्चे को जन्म देती है और वो जानती है कि किसी को जन्म देना बहुत ही कठिन होता है। 9 महीने उसको अपनी गर्भ में पालना और फिर उसको इतनी पीड़ा सहकर उसको जन्म देना। तो जो मनुष्य, जो महिला एक पुरुष को जन्म दे रही है, एक महिला को जन्म दे रही है, वो उसकी हत्या कैसे कर सकती है? किसी की हत्या नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ प्राप्त होता है, कितनी दुर्लभता से, कितनी पीड़ा से प्राप्त होता है। और वो किसी की हत्या भी करेगी तो उसके माता पिता पर क्या असर पड़ेगा? तो वो ममतामयी भाव से, सॉफ्ट पावर से उसको देखती है। तो ये बहुत सारी महिलाओं की क्वालिटीज भी हैं कि ये उनमें टॉलरेंस पावर होता है, उनमें जो है पेशेंस होता है, दे आर ऑलरेडी स्ट्रांग, वो पहले से ही शक्तिशाली है। एक सॉफ्ट पावर उनके अंदर होता है जो कहीं पर भी काम आता है, हर जगह काम आता है, जो बड़े से बड़े विश्व युद्ध को भी रुकवा सकता है, ऐसा सॉफ्ट पावर होता है। लेकिन अगर इसके साथ-साथ में हम बात करें तो क्वालिटीज़ हैं, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी दैट बहुत बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं महिलाओं में। लेकिन क्वालिटीज़ के साथ-साथ कुछ डिसक्वालिटीज़ भी हैं। महिलाएँ अगर आज पिछड़ी हुई हैं, तो उसका कारण पुरुष थे, एक समय में थे। अगर हम पास्ट की बात करें, तो वो ही कारण थे महिलाओं के पीछे रहने का। बट अगर हम आज वर्तमान की बात करें, हम प्रेज़ेंट टाइम की बात करें, तो महिलाओं के पिछड़े होने का कारण केवल महिलाएँ ही हैं। ऐसा देखा गया है, पुरुष कहीं 1% मिलेगा। एक उदाहरण से ही देख लेते हैं कि यदि आपके घर में बहू है, तो बहू क्या करती है, क्या नहीं करती है, उसको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे ससुर से, जेठ से बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं होता है। उसे सास से ही मतलब होता है, सास ही उसको रोक-टोक करती है, सास ही उसको जैसा चाहती है वैसा ढालती है उसको। यदि आपके घर में बेटियाँ हैं, यंग है, बहुत छोटे कपड़े पहनकर जा रही हैं या उल्टे-सीधे समय में जा रही है, गलत समय में जा रही है, रात को जा रही है, अगर आप ऐसा मानते हैं, तो उसमें पीछे खींचने वाली जो है पहले महिलाएँ ही होती हैं। हम जानते हैं कि आज हम इंडिया में भी देखते हैं कि अगर हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं या कोई भी प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले महिलाओं को आगे बैठाया जाता है और फिर पुरुष पीछे बैठते हैं। और उसका कारण भी ये है कि पुरुष पहले ही पीछे हो जाते हैं महिलाओं का सम्मान करने की वजह से कि वो आगे बैठे। लेकिन महिलाएँ वो सम्मान महिलाओं को आज नहीं देती हैं, ये सबसे बड़ी डिसक्वालिटी है उनकी, कि महिला ही महिला को पीछे खींचती है। जबकि अगर हम बात करें तो बुद्ध काल से महिलाएँ महिलाओं को आगे बढ़ाती आई हैं। हम लोग सभी जानते हैं महाप्रजापति के बारे में। माता महाप्रजापति पहली भिक्षुणी बनी, लेकिन उनके साथ में ही कपिलवस्तु से चलकर 500 शाक्यायनी रानियाँ उनके साथ में आई। अब आप सोचिए ज़रा कि महाप्रजापति ने जब ये फैसला किया कि मैं भी अपने बाल काटकर, काषाय वस्त्र धारण कर
गृह त्याग कर भिक्षुणी संघ में प्रवचित हो जाऊं, उस समय अगर वो 500 शाक्यानी रानियां उनको ताने मारती या उनको भला भला बुरा कहती, तो क्या वो ऐसा कर पाती? नहीं कर पाती। लेकिन उस समय में महिलाएं महिलाओं को सपोर्ट करती थी, पुरुष सपोर्ट नहीं करते थे। तो उन शाक्यानी रानियों ने उसको बढ़ावा दिया, महाप्रजापति को, उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद उनके साथ में जुड़े कि हम भी आपके साथ चलेंगे, और वो उनके साथ चलती है। और चलने के बाद भी ऐसा नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं, दो महिलाएं हमेशा जो है साथ में रहेंगी तो लड़ाई होती ही है। लेकिन आप ये देखिए कि वो 500 शाक्यानी रानियां उनके साथ में गृह त्याग किया, प्रवचित हुई, और उनके परिनिर्वाण तक उनके साथ में। जब महाप्रजापति गौतमी ने ये फैसला किया कि मैं आज परिनिर्वाण को प्राप्त करूंगी, उस समय उन 500 शाक्यानी रानियों ने भी उनके साथ ही ये फैसला किया कि हम आपके साथ ही गृह त्याग करके आए, हमने आपके साथ ही प्रवज्य धारण की, और हम आपके साथ ही परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो कितना मेल, कितना प्रेम, कितना सम्मान रहा होगा उस समय उन शाक्यानी रानियों के मन में, कि वो एक साथ रही इतने सालों तक, और एक साथ ही परिनिर्वाण की भी इच्छा सभी ने जताई, और महाप्रजापति के साथ ही सभी ने परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो हम ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं जहाँ रहती हैं वहां हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा ही, मनमुटाव होगा ही, भेदभाव होगा ही, या महिलाएं ही महिलाओं को पीछे करती हैं, नहीं। उस समय पुरुष, क्योंकि महाप्रजापति गौतमी के प्रवज्ञा लेने के बाद में कई भिक्षु संघ जो थे वो आनंद से नाराज भी थे कि बुद्ध से तुमने क्यों परमिशन दिलवाई महिलाओं को, अब जो है संघ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो ये हम देख सकते हैं कि उस समय पुरुष पीछे करते थे। लेकिन आज जो प्रेजेंट कंडीशन है, ये बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है। आज पुरुष जो है वो चाहते हैं आगे जाएं, हमारी बेटियां आगे जाएं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो महिलाओं को पीछे खींचती हैं। इवन अगर मैं अपने भी घर की बात करूं, तो मेरे जो पिताजी थे वो हमेशा चाहते रहे थे कि हाँ, हमारी बेटियां कुछ अच्छा करें, लेकिन मेरी माताजी जो थी वो बहुत संकुचित मन की थी, और वो विचारों से बहुत खुली नहीं। तो आज महिलाएं ही महिलाओं को पीछे करती है, ये सबसे बड़ी डिसक्वालिटी है। बिल्कुल हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें महिलाओं को मोटिवेट करना चाहिए, जिस प्रकार 500 शाक्यानी रानियों ने महाप्रजापति का साथ दिया, ऐसे ही आप आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं, तो हमें उनके पीछे पीछे बिल्कुल जो है उनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर घर के पुरुष सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें सभी आगे बढ़े। तो ये डिसक्वालिटी को बिल्कुल आज हमें एलिमिनेट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रेजेंट में यही एक बहुत बड़ा कारण है कि महिलाएं जो है आगे नहीं बढ़ पा रही। इसके अलावा कुछ शारीरिक, क्योंकि शारीरिक रूप से वो मजबूत हो चुकी है, मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए थोड़ा बाकी है, क्योंकि वो इमोशनल ज्यादा होती है, वेदनाओं से, भावनाओं से ज्यादा भरी होती है, तो उसमें कुछ बाकी है कि मानसिक रूप से भी स्ट्रांग बने। लेकिन मानसिक रूप से, मेंटली उनको स्ट्रांग बनाने के लिए भी एक वुमेन का ही साथ चाहिए। अगर घर में आपके बेटियां हैं तो सबसे बड़ी आप उनकी सहेलियां हैं, आप जो माताएं हैं अपनी बेटियों का बिल्कुल मेंटली स्ट्रांग उनको बनाना है आपको। कभी भी इमोशंस में, भावनाओं में आकर के किसी भी तरह का गलत फैसला लेना या किसी के भी बहकावे में आना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये हमें हमें ही शुरुआत करनी होगी। अगर आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें ये जानना होगा कि हमें ही आज शुरुआत करनी होगी कि हम महिलाओं को पीछे ना खींचे। जिस प्रकार बुद्ध काल से महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं, इसी प्रकार आज भी हम सपोर्ट करें। बुद्ध काल में ही नहीं, अगर हम उनके बाद की भी बात करें तो सम्राट अशोक के काल को हम सभी जानते हैं। सम्राट अशोक के समय में सम्राट अशोक की पुत्री भिक्षुनी अरहंत संघमित्रा, वो जब श्रीलंका गई, तो श्रीलंका जाने के बाद जो श्रीलंका के राजा देवनामपियतिस, उनकी बहन थी अनुला देवी, उन्होंने जब चीवर धारण किया, उन्होंने जब प्रवज्ञा धारण की, तो उनके साथ साथ में वहां जो उनकी दासियां थी, उनकी सखियां थी, तो उन्होंने भी उनके साथ में प्रवज्ञा ली। तो वहां भी हम देखने को मिलता है कि श्रीलंका में भी उस समय तंब पनिदीप के नाम से, ताम्र पनिदीप के नाम से जाना जाता था। तो वहां पर भी ऐसा ही था कि महिलाएं ही महिलाओं को सपोर्ट कर रही थी। इसके बाद में और आगे हम जाते हैं तो 5th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 5वीं शताब्दी की हम बात करें, तो 5वीं शताब्दी में श्रीलंका से भिक्षुणियों का ग्रुप चाइना गया। चाइना में जाकर के उन्होंने भिक्षुणी संघ को प्रवचित करना शुरू किया थेरवाद परंपरा से। ये तो समय के साथ साथ में जो है महायाना परंपरा से जो है भिक्षुणियां बनने लगी, लेकिन थेरवाद परंपरा से शुरू किया। और आज जब हम श्रीलंका जाते हैं तो श्रीलंका में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा सहयोग है चाइनीज परंपरा का,
क्योंकि जो अब चाइना की भिक्षुनियां विकसित हो चुकी हैं, क्योंकि चाइना में पैसा बहुत था लेकिन महिलाओं की स्थिति में वही था कि उन्हें प्रवचन नहीं दी जाती थी। तो 5वीं शताब्दी से श्रीलंका की भिक्षुनियों ने वहां महिलाओं को सपोर्ट किया और वहां पर बनाना शुरू किया, और आज 1500 वर्ष बीत चुके हैं लगभग, और आज चाइना की भिक्षुनियां श्रीलंका में भिक्षुनी संघ दोबारा से स्थापित हो सके, श्रीलंका में भिक्षुनियों की स्थिति पहले जैसी हो सके, उसके लिए भिक्षुनी संघ चाइना का आज श्रीलंका में सपोर्ट करता है। अगर वो भी होते तो वो भी बैठ जाते कि अब हम तो भिक्षुनी बन गए हैं, अब हमें क्या जरूरत है दूसरों को सपोर्ट करने की। तो ये महिलाओं के अंदर ये गुण होना चाहिए कि यदि हमारे लिए किसी ने कुछ किया है तो हमें बिल्कुल करना चाहिए, नहीं भी किया है तो भी महिला की मदद हमें जरूर करनी चाहिए। बहुत सारी परेशानियां होती हैं, शारीरिक है, मानसिक है, हमें उन्हें हर तरीके से, फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज क्योंकि समय का भी अभाव है और समय भी ज्यादा हो गया है, तो मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम दूंगी, और सभी जो है महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को फिर से मंगल कामनाएं देना चाहूंगी। सभी महिलाओं ने जाना कि इसका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और किस प्रकार उनकी जो गुण है महिलाओं के, वो गुणों को साथ में लेते हुए, सभी महिलाओं के अंदर वो गुण ऑलरेडी हैं, लेकिन उन गुणों को साथ लेते हुए जो दुर्गुण है कि हम आज महिलाओं को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करें सभी, और सभी इस प्रकार महिलाएं जो है विकसित होती रहें, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। यदि भिक्षुनी संघ में प्रवजित होती हैं तो वो भी अरहंत पद को प्राप्त करें, ऐसी भी मंगल कामनाएं हैं सभी के साथ में। सभी का मंगल हो। साधु साधु साधु। Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you. Thank you, Bhikshuni Dhammadina. We'd like to thank you for joining us and the Dhammadesna you just gave us today. You spoke on the history of Women's History Month. You also talked about women's qualities like tolerance, patience, and resilience. You also talked a little bit about definition of feminism and why we should change our views towards the women. And you talked about qualities of women. Those are the soft powers of women, and what are the reasons holding women behind. You mentioned that the women are the reason for holding women back, and we should, you also gave us the solution that we all women should support and motivate our brothers, sisters and daughters in order to develop and progress women forward. So thank you so much for that Dhammadesana. I would like to open the forum for the questions. Please raise your hand and you can unmute yourself to ask the question. जय भीम and Namo Buddhaya, Bhante Dhammadina. Thank you so much for your आपका प्रवचन हमको बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरीके से विमेन के पावर को बताया और जिस तरीके से सॉफ्ट पावर का डेफिनेशन दिया है वो बहुत ही डिफरेंट है, जो सुना नहीं था इसके पहले, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और डेफिनेटली विमेन को सपोर्ट करना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है जो हमारे लिए अभी बहुत लाभदायक रहेगा। थैंक यू सो मच। Sadhu, sadhu, sadhu. There was many more, but I don't have time today, and maybe I'll join you next time and I can tell you more about the women's empowerment and women's achievements in Buddha's era. Absolutely, we would love to hear you again. Sadhu. Jagannath ji, you can ask your question. Namo Buddhaya, Jai Bhima. Bhikkhuni Sakhya Dhammadina. Many thanks. So sharply, you see, so sharp and so precise. It was like hitting a nail on the head. You addressed a few issues. Thank you very much. My question is this. Okay. My question is, you mentioned about the Chinese bhikkhunis promoting in Sri Lanka. What is your very
critical observation on women folks in Buddhism. You see, bhikkhunis in India, where exactly, see, compared to the bhikkhus and bantes, what is your critical view? Where exactly is the constraint to girls and women and aged women also to embark upon the Buddhist theology? You see, we do not find so much of a strong, upsurge or coming out. I want to stop at this by saying that I do have a role model in which my mother-in-law, Mhm. she was a professor. She used to make it a compulsory, a must to go every week to Mahabodhi Society. You see, that sort of a traditional trait is not seen. I mean, you mentioned about the greatness of Buddhist times, wherein women had the security, respect, and self-defense skill and everything. My simple question is, what are all the constraints for women folk, irrespective of age, to come to the mainstream and say, here is the Buddhist theology, it is mine? Okay. See, that sort of a You are talking about the present India's timeline, the condition of women in present time in India. yes. Even for the bhikkhunis in India today, we don't have a platform for bhikkhunis. As we know that we have All India Bhikkhu Sangh in India, but we don't have All India Bhikkhuni Sangh recognized by the Bhikkhu Sangh. We don't have that because as Buddha make the law, Buddha make the Vinaya that bhikkhunis can be ordained only by the bhikkhunis. But there was a time when there was no bhikkhuni in India, not even in the Theravada tradition anywhere in the world. So in now today's era, in modern era, the bhikkhunis started getting ordination in the Theravada culture as well, because we had in 1998 we had the first ordination in Bodh Gaya for the Theravada bhikkhunis. But the bhikkhu don't accept them as bhikkhunis because they said that the Buddha only can make the sangha. But we, as a bhikkhuni, we know that we are bhikkhunis, and Buddha has already told that women can also achieve the same nibbana as the men can do. He told to Ananda. So we believe that. And because the bhikkhu Sangh don't accept us, don't recognize us as bhikkhunis, that's why this is the first main problem, that bhikkhunis are not grown up in India. Even some girls and women, they assume themselves that we cannot take ordination as a higher ordination as bhikkhuni in India because the bhikkhu Sangh don't accept us, don't recognize us. But for me, I believe that Buddha has told himself that we can attain arhanship as well. So we don't need recognition from any of the bhikkhu Sangha. If we can attain that ultimate peace, then we should try for that. We should work hard for that. We don't we are not here for recognition, we are here for the nibbana. So we can get that, we know that. And this is the first main condition. And the second, that I personally, this is my personal experience, I personally experienced that there are many bhikkhu vihara in India. There are many big bhikkhu vihara in India, bhikkhu training centers in India, but nobody has ever built a Bhikkhuni training center in India. We are trying to do so, to make a Bhikkhuni training center, because for the bhikkhus, they can stay anywhere according to rules, even according to Vinaya, even. But according to Vinaya, bhikkhunis cannot stay anywhere in the monasteries or in the forest for meditation. No. So we need a safe place, secular place, so that the parents would allow their daughters or their daughter-in-laws or their sisters, they would allow their sisters, daughters to get ordination. But before getting them ordained, they need to know the secure place, the safe place for them. So we are trying to make a safe place for women to take ordination, so that they can take ordination. And there are many bhikkhunis in Maharashtra right now, but because we don't have a training center for bhikkhunis, so they are not properly trained. For me, I was ordained with the Buddha Chatu Parisa Foundation, Thailand. And because I was ordained from there, and I got training, proper training, and that's why I can do. I am here in front of you today. But there are many bhikkhunis in India, but they are not properly trained because there is no training center for them. So we are trying to make a better place, better training center,
for girls, safe place for girls, so that they can take ordination and they can improve the Bhikkhuni Sangha as we had in the Buddha Gaya. We are trying to do that. Thank you, Bhikkhuni. My sincere thanks. Just 30 seconds I will take. Brahma Kumaris and nuns and different religions if you take. When they are accepted, I think one good news is very recently from Bangalore, Mahabodhi Society, we went to search for a place in, to locate a Bhikkhuni monastery. Some efforts are there. Mahabodhi Society, I want to just submit this to you. I took the Bantes, about 12 of them, to such a place and to locate a place for having a monastery for Bhikkhunis. Many, many thanks for your insight. Wish you all the best. Thank you very much. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. So I don't see any more questions. So I like to say many thanks to Aya Dhammadina, and we like to say sadhu for all today's Dhammadesna, and we hope we will see you again in future. Thank you so much for coming on Vihara and giving us the Dhammadesna. Thank you so much.